नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। सत्ता की पहली जंग, जी हां, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इसमें 7 नवंबर आज बेहद महत्वपूर्ण तारीख है छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनावों के लिए, क्योंकि आज 20 सीटों पर चुनाव इस वक्त हो रहा है, मतदान इस वक्त हो रहा है। और ये है बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं, और यदि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 8 सीटें हैं। इस तरह कुल 20 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 20 सीटों में से 10 जो है वो हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट्स हैं। इसे लेकर सबकी नजर है आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहे इस पहले चरण के चुनाव को लेकर। लगातार जो मतदाता हैं पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, खासतौर पर बस्तर जो कि नक्सल प्रभावित कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्तर में नक्सल ही एक समस्या है, और भी कई समस्याएं, उसके विकास की समस्याएं हैं, आदिवासी क्षेत्र है। इसके अलावा यदि बात कर ले राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर कद्दावर मंत्रियों की टक्कर आपस में देखने को मिल रही है। एक है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी कौन मार रहा है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिसको रास्ता देना है जीत का, तो वो बस्तर से ही मिलता है। तो ये बस्तर की जो सीट्स हैं 12, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात और बता दें कि 20 विधानसभा सीट्स पर चुनाव हो रहा है, इसमें से सिर्फ एक बीजेपी के पास है, बाकी सब कांग्रेस के पास। लेकिन 2018 का मैंडेट रिपीट होगा या फिर कुछ नया होगा, कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। इसे समझने की कोशिश करेंगे सत्ता की इस पहली जंग में। और आइए शुरुआत करते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व के इस अपील के साथ INS 24/7 हरिभूमि कि यदि आप अभी नहीं विचार किया है आपने कि हमें जाना है, क्योंकि नक्सलियों ने चूंकि यहां पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी किया, और कई जगह लोग ये सोचते हैं कि क्या होता है हमारे वोट से, नेता वही करते हैं जो उनकी मर्जी है और कुछ होता नहीं है, सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, हम कहां थे और कहां आ गए, ये सब कुछ लोकतंत्र के इस महापर्व के बाद जब हम प्रतिनिधि को चुनते हैं तभी संभव हो पाता है। एक बार फिर से आपके पास मौका है, जरूर पहुंचिए। फिलहाल आपको बता दें कि 20 सीटें हैं महत्वपूर्ण, और ये जो अगला चरण है वो 17 नवंबर को होगा। लेकिन फिलहाल जो आज की यदि बात की जाए तो 20 महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो आपको बता दें कि कवर्धा विधानसभा के मतदान केंद्रों में मतदान जारी है। यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे मतदाता। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों की अनोखी पहल यहां पर देखने को मिली। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अनोखी पहल यहां देखने को मिली। निःशुल्क व्हील चेयर भी दी जा रही है सेवा इनको, ताकि तभी सभी लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो आज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2023 विधानसभा के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण दिन है जाहिर तौर पर, और इसे लेकर कहां से क्या क्या खूबसूरत तस्वीरें आ रही है ये हम आपके साथ बीच बीच में साझा करते जाएंगे। साथ ही साथ इन 20 विधानसभा सीटों के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, इन सीटों को समझने की कोशिश करेंगे, वहां के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए हैं उसका कितना प्रभाव वहां देख पा रहे हैं। धान छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, इन 20 सीटों को धान और धान का समर्थन मूल्य कितना प्रभावित करेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो घोषणाएं हैं उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि कितना प्रभाव डाल पा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं बस्तर, जगदलपुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, केशकाल, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कोंटा, चित्रकोट, बीजापुर, मोहला मानपुर, कुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खैरागढ़। ये वो 20 सीटें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे, और जिन पर मतदान की प्रक्रिया यानी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है उसकी हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं, पैनी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यदि बात की जाए तो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, और सुरक्षा के लिहाज से ही पहले इन 20 सीटों पर हो रहा है मतदान। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी हम बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता हमें अपडेट देंगे। इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि कवर्धा की हम चर्चा कर रहे थे, खूबसूरत तस्वीर यहां से देखने को मिल रही है। निःशुल्क व्हील चेयर की दी जा रही है सेवा यहां पर। कवर्धा विधानसभा के मतदान केंद्रों में मतदान जारी है, बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे मतदाता, और ऐसे में ये खूबसूरत तस्वीर एक सामने निकल कर आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान 20 विधानसभाओं में शुरू हो गए हैं। इनमें कवर्धा भी शामिल है, और इन 20 विधानसभाओं में एक खूबसूरत तस्वीर जो लोकतंत्र की वो निकल करके सामने आई, जहां पर कवर्धा के मतदान क्रमांक 238 में स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा आदर्श मतदान केंद्र में एक व्हीलचेयर की व्यवस्था जो है वो की गई है। जिस प्रकार से सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आते हैं या जो लोग दिव्यांग लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मतदान करने के लिए, उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए एक व्हीलचेयर की व्यवस्था जो है इन बच्चों के द्वारा की गई है। कैसे ये सोच आई, क्या आइडिया है इसके पीछे? सर, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको चलने में दिक्कत जाती है, तो इसलिए हम लोग को
व्हील चेयर मतलब लगाया गया है कि उनको मतदाता तक पहुंचाया जाए और वहां से वापस लाके अपने स्थान पर रखा जाए। कैसे आइडिया है बेटा आपको, और कौन सी क्लास में आप सबसे पहले भी बताइए? मैं 12th क्लास में हूँ। मतलब हम लोगों को जब हम लोगों ने देखा कि मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, विकलांग पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, वो लोग चल नहीं पाते हैं, हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों को व्हील चेयर का हम लोगों को आइडिया आया कि हम लोग चल नहीं पाते हैं, तो हमको मतलब मतदाता सूची तक उनको ले जाया जाए और उनकी हेल्प किया जाए करके। तो ये है स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे, जिन्होंने देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा बूथ 5 स्टार के नाम से यहाँ पर जो है शुरू किया, जहाँ पर बैठने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था जो है इन बच्चों के द्वारा दिव्यांगों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पर की गई। कुल मिलाकर लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर जो है कवर्धा के इस मतदान केंद्र से निकल करके सामने आई है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 कवर्धा। तो 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। कवर्धा की ये तस्वीर आपने देखी, खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। कवर्धा में विजय शर्मा और मोहम्मद अकबर के बीच मुकाबला होना है। विजय शर्मा जो हैं वो युवा नेता हैं और काफी एक्टिव रहे पिछले 5 सालों में। मोहम्मद अकबर वर्तमान में सरकार में मंत्री भी हैं और एक बार फिर उनकी साख दांव पर है। सत्ता की पहली जंग में कौन कौन हमारे साथ हैं? हमारे साथ सभी हैं, आप दर्शक हैं, लेकिन इस बीच हमारे रिपोर्टर्स जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 8 रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। और इस बीच पंकज भदौरिया जी दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, राजा शर्मा डोंगरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय यादव पंडरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं इसरार अहमद हमारे साथ कोंडागांव की जो अपडेट है वो हम तक पहुंचाएंगे। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौला मानपुर में क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा अक्षय साहू से राजनांदगांव के हालात जान लेंगे और मनोज नायक राजनांदगांव में मौजूद हैं। और इस बीच मोहम्मद हसन कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम रिपोर्टर्स हैं हमारे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपडेट वहां पर हम उनसे लेंगे, चूंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। बस्तर की यदि सीटों की बात करें, संवेदनशील क्षेत्र कहा जा रहा है। और इसके अलावा यदि बात करें 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है वो भी सीटों पर शुरू हुआ है, कई सीटों पर। ऐसे में सुबह 7 और सुबह 8 से ये शुरू हुआ है और ऐसे में अभी तक यानी लगभग 9:15 बज चुके हैं। कहाँ क्या कुछ हुआ है ये तो हम आपको अपडेट देंगे ही। इस बीच आपको बता दें कि हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है जाहिर तौर पर, और इसे समझने के लिए हमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मुखातिब करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है सुरेंद्र वर्मा जी हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले सुरेंद्र जी, कैसा लग रहा है? 2018 में तो ताबड़तोड़ जीत मिली थी, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुबह सुबह का वक्त है और जाहिर तौर पर कुछ दिल की धड़कनें आपकी भी बढ़ी होंगी, क्योंकि ये 20 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। निश्चित तौर पर सोनल जी, लोकतंत्र का महापौर है। प्रत्येक मतदाता से यही अपील करूंगा सबसे पहले कि अपने दायित्वों को निभाए, इस लोकतंत्र के महापौर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान जरूर करें और आने वाले 5 सालों के लिए छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को तय करने के लिए जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की की जो पिछले 5 साल में न्याय की योजनाएं चल रही है, उसका एक्सटेंशन जो हमने जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से लेके आए हैं, उस पर भरोसा जताए। फिर से अपील करूंगा कि लोकतंत्र में के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाए। इन 20 सीटों में सोनल जी 19 विधायक कांग्रेस के हैं और इस बार उम्मीद है कि ये 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे। भूपेश बघेल के भरोसे की सरकार पर जनता एक बार फिर से विश्वास करेगी। जिस तरह से वनांचल में जहां पर वनोपजों का संग्रहण होता है, जहां पर कोदो कुट की रागी बोई जाती है, वहां पर उनके परिश्रम का सही मान भूपेश सरकार ने दिया है। तो उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताएगी। पिछले बार इन 20 में से 19 जीते थे, इस बार 20 की 20 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं हम तो 20 की 20 जीत लेंगे, आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं सुरेंद्र जी ने। गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याल के पुलाव के लिए तू भी खा ले मैं भी खा लूं, तो ये गालिब का ख्याली पुलाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान, मतदान के लिए कतार में लग जाएं और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे। बस्तर में जहां सुदूर बस्तर का क्षेत्र है, कल हमारे
अर्धसैनिक बल के बटालियन के एक जवान थोड़े से जख्मी हुए हैं। उनके स्वास्थ्य की हम शुभकामना देते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और बस्तर में जिस प्रकार से नक्सलवाद जा रहा है यूनिफाइड कमांड की तरफ से, हमारी जो चुनावी घोषणा पत्र है सोनल जी, पूरा का पूरा मूल्य एक साथ दिया जाएगा, तो बोनस दिया जाएगा। तो ये जो तमाम घोषणाएं हैं और जो हमने किया है, जो बस्तर को हमने शानदार बनाया था, जो कवर्धा सुदूर क्षेत्र था, जब पानी गिरती थी तो उसमें कनेक्टिंग नहीं हुआ करता था, तो हमने बड़े बड़े पुल बनाए। तो लोगों के मन में ये विश्वास है कि हमने बनाया, हमने संवारा, हमने इस छत्तीसगढ़ को बनाया, संवारा, तो हम आगे विकास की गति भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और जो नव मतदाता है, जिन्होंने जो जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने इस सरकार को देखा था और पिछले 5 वर्ष की सरकार है, तो नव मतदाता के मामले में बताइए, जो पुराने मतदाता हैं, जो काफी दशकों से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं, उनके मन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत उत्साह है और वो मतदान करेंगे। और वोटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इस बार परिदृश्य बदल जाएगा। जो पहले कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से पिछले चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन आप देखेंगे 2003, 2008, 2013 में हमें अच्छा प्रतिशत मिला था इन मैदानी इलाकों से और बस्तर के सुदूर जंगल के क्षेत्रों से। तो इस बार हमें अच्छा प्रतिशत मिलेगा। पूरी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, यहाँ पर आपने कहा कि 13 और इसके पहले, वैसे बस्तर की जब जनता की बात करते हैं तो बड़ा बराबर का हिसाब किताब करती है राजीव जी, जिस तरह के आंकड़े कह रहे हैं। और 2-2 बार दोनों को मजबूती दी है, यानी बीजेपी को भी मजबूती दी है, कांग्रेस को भी मजबूती दी है। तो ये कहते हैं ना कि भोले भाले आदिवासी हैं, उनको बरगला लेंगे, ऐसा नहीं चलता। बस्तर में कम से कम ये नहीं देखने को मिला है। सब समझदार हैं। नक्सली खाली एक समस्या नहीं है, उनका विकास, उनके लिए रोजगार, उनके स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी, कुछ काम किया है या सिर्फ घोषणाएं की? बस बस्तर में इस बार जो है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, आपने भी बहुत मेहनत की है, आपके भी आला नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन कहते हैं कि इस बार बस्तर की फिजा कुछ अलग है। वहां पर अंचल के जो आदिवासी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ऐसा लगता है क्या कि जो काम करना चाहिए था वो कुछ अधूरे रह गए वहां पर? सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये वही बस्तर है जो 15 साल रमन राज में कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद पहचान बन गई थी। एनसीआरबी का आंकड़ा यह कहता है कि पिछले 56 महीनों में 78% नक्सल घटनाओं में नियंत्रण हुआ है। उसके पीछे कारण है भूपेश बघेल सरकार की नीतियां, विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर जो वहां पर काम हुए हैं। जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग 15 साल रमन राज में बंद हुआ करता था। जो 3000 स्कूल रमन सिंह ने बंद किए थे, उसमें से 314 स्कूल जो है वो बस्तर के हुआ करते थे, उसको हमने शुरू किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले। सोनल जी, बस्तर में केवल एक मेडिकल कॉलेज था जगदलपुर में। पिछले 5 साल के भीतर भूपेश सरकार ने पहले कांकेर में खोला, उसके बाद गीतम दंतेवाड़ा में इस बजट में हमने मेडिकल कॉलेज खोला। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हर ब्लॉक तक पहुंची है। तो बस्तर में विकास की जो बयार है, बस्तर वनांचल का क्षेत्र है जहां कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसल होते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कोदो कुटकी खरीदे सबसे सर्वाधिक दाम पर। दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां 3578 की दर से रागी खरीदा गया हो। 6 वनोपज खरीदे जाते थे बस्तर में रमन राज में। के निकले, आपको बता दें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपनी उंगली पर वो निशान जहां पर उन्होंने मतदान किया, उसके बाद वो बाहर निकले। अभिषेक सिंह की भी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है टीवी स्क्रीन पर आपको। ये तमाम जो हमारे मतदाता हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस लोकतंत्र के महापर्व को आज मना रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीर आज जो जगह जगह से आ रही है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये कौन कौन आमने सामने, ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारे मेहमान तो हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। इसके अलावा
यदि आज की इन 20 विधानसभा सीटों की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खासतौर पर बस्तर पर सबका फोकस है और सभी राजनीतिक दलों ने बस्तर पर खूब फोकस किया भी है। ऐसे में बस्तर की कई सीटें हैं जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासतौर पर 10 वीवीआईपी सीटें इस चरण में हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं और ये पहली जंग है सत्ता की। इसके बाद जो बाकी विधानसभा सीटें हैं यानी 70 उन पर चुनाव होना है, लेकिन आज जो ये सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कहाँ किसके बीच मुकाबला, ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त कि बस्तर में मनीराम कश्यप का मुकाबला लखेश्वर बघेल से होगा कांग्रेस के। जगदलपुर में किरणदेव सिंह और जितेंद्र जायसवाल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव चक्रवर्ती जी तो बने हुए हैं और सुरेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन एक बार मनीष जी का रुख करते हैं क्योंकि निष्पक्ष जो बात है वो करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है मनीष जी। बस्तर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले तो एक बार फिर से हम चुनाव में हैं, 2023 का रण है। किस तरह देख रहे हैं, किस तरह बहुत अलग है ये चुनाव और कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, ये 20 सीटें छत्तीसगढ़ के लिहाज से? देखिए, बस्तर शुरू से महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के समय पर भी जो बस्तर की सीटों पर सभी की निगाहें रहती थी और अब छत्तीसगढ़ बन गया है तो भी बस्तर जो है वो सभी की नजरों पर है और कहीं ना कहीं बस्तर जो है ना विकास का मानक है और ऐसा माना जाता है कि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ की सत्ता का मार्ग प्रशस्त होता है। जी। उस दृष्टि से देखें तो बस्तर का जो आदिवासी अंचल है ये कई बार सत्ता की कुंजी साबित हुआ है और यहाँ पर ऐसा कई सीटों पर ऐसे मिथक हैं कि अगर वो प्रत्याशी जीतते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सरकार उस दल की बनेगी। इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। रही बात की पिछले चुनाव की 2018 की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 में से 11 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती थी और एक बाद में जो दंतेवाड़ा के जो विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उस उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। तो बस्तर में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। तो उस दृष्टि से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में कांग्रेस क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाती है या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कुछ सीटें छीनने में सफल होती है। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अभी इस पर कयास लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा क्योंकि जब अंतिम मतदाता जब मतदान कर लेगा और उसके बाद 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो बस्तर का जो ये चुनाव जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले चुनावों की परिपाटी से एकदम अलग देखने में आया है। हाँ। इस बार जो है प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी बस्तर में किसी पार्टी का बहुत ज्यादा जोर नहीं दिखाई दी और मतदाता, और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता खामोश बैठा हुआ है। तो ठीक है। अब चूंकि मैं बस्तर को, मनीष जी आप भी उसी क्षेत्र में हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, दरअसल आपसे बस्तर को समझना चाहते हैं क्योंकि अभी मैं राजीव जी और सुरेंद्र जी से बात करी थी। मैंने उनको बताया कि अब तक के चुनाव को यदि आप देखेंगे तो लगभग बराबर मौका दिया है, दो बार। यदि 2003-2008 की बात करेंगे तो फिर बीजेपी के पक्ष में रहा, लेकिन जैसे ही 2013 आता है और फिर 2018 आता है उसके बाद ये गिरता चला गया। और आपने कहा 2018 में तो लगभग साफ ही हो गई थी, मात्र 1 सीट मिली थी। ऐसे में राजीव चक्रवर्ती जी को क्यों खुश होना चाहिए कि जनता एक बार उन्हें फिर से मौका देगी, या ऐसा क्या नहीं किया कांग्रेस ने वहां पर जिसके लिए राजीव चक्रवर्ती जी और उनकी पार्टी को चुनेगी जनता बस्तर की? नहीं, देखिए मतलब हमेशा एक तरीके के रिजल्ट नहीं आते। हम जैसे जानते हैं कि एक बार हमारे यहाँ का मतदाता जो है ना बहुत जल्दी अपनी मनः स्थिति भी बदलता है और कई बार जो है वो जब प्रत्याशी चुन लेता है और 5 साल तक उसको परखता है और जब दोबारा चुनाव की स्थिति आती है तो वो गुण दोष के आधार पर, पार्टियों की नीतियों के आधार पर जो है वो समीक्षा करता है कि हमको किस प्रत्याशी और किस दल के साथ जाना चाहिए।
रही बात की राजीव चक्रवर्ती जी की, जो आपने बात कही कि यहाँ पर वो काफी मतलब उनको उम्मीदों से हैं कि बस्तर में हमको कुछ सीटें मिलेंगी। उसके पीछे उनका अपना एक लॉजिक भी है कि बस्तर का मतदाता जो है वो हमेशा एक तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता, बार बार बस्तर का जनादेश फ्लक्चुएट होता है। तो उस दृष्टि से अगर पिछली बार भारतीय जनता कांग्रेस यहाँ की 12 सीटों पर काबिज रही है, तो अब उम्मीदें तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी लगाना लाजमी है कि इस बार जो है मतदाता कहीं ना कहीं उनका भी चयन करेगा, और जिन प्रत्याशियों को चुना है उन्होंने, जिस दल को चुना है, कहीं ना कहीं उस पर भी लिटमस टेस्ट देगा इस बार। तो कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि पिछले जो 12 सीटें जीती थी वो अपना प्रदर्शन दोहरा पाती है या नहीं दोहरा पाती, और भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी जो यहाँ का जो मतदाता है उनको किस हद तक लुभा पाती है। तो ये दोनों मुद्दे जो है, ये दोनों पार्टियों के लिए एक कड़ी चुनौती है, और खासकर आदिवासी वर्ग, वो इलाका जो नक्सलवाद से प्रभावित है, वो इलाका जो कहीं ना कहीं विकास की कसौटी कसता है, वो इलाका जो सबसे सुदूर अंचल पर स्थित है, और जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और मतलब जो दूसरी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए आज भी जूझ रहा है। आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आदिवासी जूझ रहा है, आदिवासी अपनी समस्याओं के लिए जो है ना लगातार निहार रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे में हर दल ये आत्मचिंतन जरूर। ठीक है। ये तस्वीर यहाँ पर आपको बता दें कि राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बाकायदा पूजा कर मां का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। आपको बता दें कि बेहद वीवीआईपी सीट हो गई है राजनांदगांव की यदि बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर से जहाँ एक बार फिर से चौका मारने के लिए इस उम्मीद के साथ डॉक्टर रमन सिंह चुनाव मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ गिरीश देवांगन कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी, बेहद विश्वसनीय गिरीश देवांगन पर इस बार दांव खेला है कांग्रेस ने। तो ये जो सीट है ये भी बेहद खास हो गई है, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री जैसा मुकाबला नजर आता है। फिलहाल हम चर्चा में हैं और चर्चा का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनीष जी ने कुछ विषय उठाए हैं, और इतने वक्त के बाद भी यदि हम आदिवासियों के लिए घोषणाएं करते हैं, आदिवासियों के लिए योजनाएं चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी उनको जो मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य है हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन अभी जो सुरेन जी कह रहे थे, वो कह रहे थे काफ़ी कुछ किया है हमने, और इसीलिए 20 की 20 सीटें हमारे खाते में आने वाली है। राजीव चक्रवर्ती जी, ठीक है, घोषणाएं तो आप दोनों पार्टियों ने की और लगभग एक जैसी ही की हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस बीच बस्तर वासियों के लिए क्या क्या मुद्दे, जब आप उस क्षेत्र में गए हैं, उसे समझा है, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि सिर्फ नक्सलाइट ही एक मुद्दा बस्तर में नहीं रहा। मनीष ये भी कह रहे थे कि मूल जो मुद्दे हैं उसमें कहां तक सफल हुई हैं पार्टियां, इस पर हिसाब किताब कर रही है बस्तर की जनता आज। और 25 क्विंटल धान खरीदने की बात की है, तो ये एक मुफ्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपये गैस के सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा है। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है, और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। इनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है, और वो हैंडलर था जिसको दिया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। इससे अब क्या भूपेश यहाँ के नोट भी है, इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है,
जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपने प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। शराबबंदी भूल गए, झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसीलिए शराब को पूछ रही है। और शराबबंदी क्या करेंगे, शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे और डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि इस बार जो है वो जनता बीजेपी को ही चुनने जा रही है और घोषणा पत्र को भी लेकर वो तारीफ कर रहे थे। जाहिर तौर पर बीजेपी ने घोषणा पत्र तैयार किया, कांग्रेस ने भी किया, दोनों ही दल अपने अपने घोषणा पत्रों की तारीफ भी करेंगे, लेकिन जनता किसको चुन रही है और किसके वादों पर विश्वास कर रही है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल आज पहले चरण का मतदान जारी है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटें हैं और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें हैं। 12 सीटों पर कुल 112 प्रत्याशी यदि बस्तर की बात करें और टोटल इस तरह 20 सीटों पर 223 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह 8 महिला उम्मीदवार 12 जो बस्तर की विधानसभा सीटें हैं उन पर हैं। हम चूंकि मुद्दे की बात कर रहे थे, कौन कौन से मुद्दे हैं वहां पर, राजीव चक्रवर्ती जी, जब हम विपक्ष में होते हैं ना तो बड़ा आसान होता है चीज़ों को उठाना, कमियों को बताना। हम सत्ता पक्ष में सुरेंद्र जी से पूछेंगे, थोड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन आपके पास खूब सारी चीज़ें होंगी बताने के लिए कि वहाँ क्या क्या नहीं हुआ। बताइए। देखिए, हमने जो एक समय था बस्तर में, मनीष जी भी जानते हैं कि जब थोड़ी सी बात, जब मौसम होता था आषाढ़ के मौसम से जून से लेकर पूरा अगस्त के एंड तक, सितंबर के प्रारंभिक हफ्ता तक बस्तर देश और दुनिया से कट जाता था। वहां विकास पहुंचता नहीं था। छोटी छोटी जो पुल पुलिया थी वो तक बना नहीं सकी थी 50 वर्ष के कांग्रेस के शासन में। लेकिन धीरे धीरे हमने बस्तर तक डेवलपमेंट पहुंचाया। अभी कल ही में बात हो रही थी, हमने बस्तर के बच्चों को प्रोफेशनल जो होती है, जो ट्रेनिंग देना, नर्सिंग ट्रेनिंग देना, उनको जो फ्लाइट अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग देना, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना। बस्तर की बच्चियां बड़े बड़े एयर होस्टेस, कंपनियों में एयर होस्टेस बनी है। इसका श्रेय जाता है कि न केवल प्रोफेशनल कॉलेज खोलना, उन्हें रायपुर लाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, भोपाल में ट्रेनिंग करवाना, तो ये सारी बातें होता है कि मूलभूत जो होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक समय था सोनल जी कि जब बस्तर में आंत्र शोथ से लोग मारे जाते थे, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं था। काला पानी के संज्ञा देते थे विधानसभा वल्लभ भवन में। मनीष जी उससे निश्चित रूप से इत्तेफाक रखते थे कि सरकारी अफसर कहते थे हमारा काला पानी हो गया है, और कांग्रेस के लोग हंसी मजाक करते थे। उन्हें शर्म नहीं आती थी कि दुनिया का एक प्रदेश जहां पर प्रवीण चंद्र भसदेव ने शहादत की, ऐसे शानदार बस्तर के बारे में एक काला पानी की संज्ञा देते थे। वही बस्तर आज दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसीलिए केंद्र बना हुआ है क्योंकि हमने वहां पर पहुंच मार्ग दिया, हमने वहां चिकित्सालय स्थापित किए, हमने वहां पे शिक्षा की समुचित व्यवस्था की, और बहुत सारे काम हमने करने थे। अगर चौथा मौका हमें मिल जाता, लेकिन इस जो 3 जनादेश था, उस 3 जनादेश में बस्तर को हमने भारत के मानचित्र पे लाया, और लोगों को अचंभा लगता कि इतनी शानदार सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहां पर आज मॉल बन रहे हैं, वहां पर शिक्षा से लेकर तमाम सुविधाएं जो एक आम जनता को होनी चाहिए, साफ सुविधा, बिजली, ये सारी सुविधा, और कृषकों के उन्नयन के लिए हमने सौर ऊर्जा का पूरी श्रृंखला चलाई। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये वोटों में तब्दील नहीं हुआ ना 2013 में और 2018 में। सुरेंद्र जी, एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है? बिल्कुल नहीं होना। बस्तर की जनता इस बात की गवाह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो बस्तर की संस्कृति, बस्तर की समृद्धि, बस्तर के खनिजों को बेचने और बचाने की लड़ाई है। 2016 में जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, नंदराज पर्वत बेचे गए, जो आदिवासी समाज के न केवल धार्मिक बल्कि वहां की समृद्धि का एक केंद्र हुआ करता था। फर्जी ग्राम सभा की एनओसी, ये कूट रचित दस्तावेज रमन सरकार में तैयार हुए, जिसके आधार पर उनको दिया गया, हमारी सरकार आने के बाद निरस्त किए। आज तक अंतिम आदेश मोदी सरकार ने जारी नहीं किया है।
जिस तरह से लोहारी गुंडा में जमीन छीन के इन्होंने लैंड बनाकर रखा था, हमारी सरकार ने वादे के अनुरूप निःशुल्क वापस किया वहां के 4200 किसानों को। जिस तरह से 15 साल के इनके रमन राज में मलेरिया सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, मलेरिया मुक्त अभियान का ही परिणाम है सोनल जी की 20 गुना पॉजिटिविटी दर में जो है मलेरिया की कमी आई है। प्रधानमंत्री देश के आके कहते हैं कि बस्तर में हम एनएमडीसी का नगरनार प्लांट नहीं बेचेंगे। हकीकत यह है कि आज भी केंद्र सरकार की साइट पर जाकर देख लीजिए, दीपम में जो यह सेल लगाए हैं सरकारी उपक्रमों को बेचने का, उसमें आज भी एनएमडीसी का नगरनार प्लांट उसमें मौजूद है। 5 कंपनियां बीड में शामिल हो चुकी है। एक तरफ जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार है जिन्होंने 5 साल के भीतर 5,18,000 से अधिक वनाधिकार पट्टे दिए हैं। रमन राज में 4,62,000 पट्टों के आवेदन एक साथ निरस्त हुए थे। एक तरफ मोदी सरकार है जो जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके ये कहते हैं जहां कोल बेरिंग एक्ट लागू है वहां पर पेशा कानून लागू नहीं होंगे, वहां ग्राम सभा का की एनओसी जरूरी नहीं है, वहां राज्य सरकार की आपत्ति दरकिनार कर दी जाएगी। तो इनके फोकस में अपने पूंजीपति मित्रों का हित है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जल जंगल जमीन के अधिकार लगातार वहां की जनता को दे रही है, वहां के वनोपज संग्राहकों को उचित दाम दे रही है। जो 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा में ये तेंदू पत्ता खरीदते थे, हमने 4,000 में खरीदा, आगे 6,000 में खरीदेंगे। तो मूल बात यह है कि इनके समय में जो हाईवे हुआ करते थे वहां पर भी समस्याएं थी। हमारी सरकार ने इंद्रावती नदी पर 6 पुल बनाए, इनको अवसर था 15 साल बस्तर की संस्कृति को सहेजने का। हमारी सरकार ने देवगुड़ी और घोटुल का सांस्कृतिक आयोजन किया, उसका संवर्धन किया, उसका संरक्षण किया। ये कुचलते रहे उनके अधिकारों को। तारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलूर में क्या हुआ, मनीष जी इस बात के गवाह हैं। देखा गया है वहां पर किस तरह से सोनकू और बिजू। मनीष जी आप गवाह हैं कह रहे हैं सुरेंद्र जी, और जो मुद्दे हैं देखिए यहाँ पर धान का मुद्दा कितना काम करेगा, क्योंकि आदिवासी अंचल है ये, थोड़ा सा धान नहीं वनोपज क्षेत्र है यहाँ पर, जाहिर तौर पे ये मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं। मनीष जी लेकिन क्या नक्सलवाद अभी भी कितनी बड़ी समस्या है? ये जो आरोप बीजेपी लगाती रही कि टारगेट किलिंग हो रही है, कांग्रेस कहती रही कि नक्सलवाद पे हमने कंट्रोल कर लिया है, दूसरा सड़क, पानी, बिजली, ये कहाँ तक पहुँचा है? थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नक्सलवाद जो हमेशा सरकारों के लिए चुनौती रही है, देखिए ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और कहीं ना कहीं मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और चूंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम है ये लेफ्टिस्ट जो मतलब नक्सलवाद, तो कहीं ना कहीं, और बीजेपी जिस ढंग से दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है, तो इनका एक बहुत सीधा सीधा विरोध शुरू से रहा है कि आज की बात नहीं है। रही बात कि नक्सलियों का जो आज बस्तर में नक्सलवाद है, नक्सलवाद निश्चित रूप से कम हुआ है, नक्सली वारदातें कम हुई हैं, धीरे धीरे नक्सलवाद जो है वो खात्मे की ओर अग्रसर हो रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह भी चुके हैं कि नक्सलवाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उस दृष्टि में अगर देखें तो नक्सलवाद पर जो अंकुश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही लगना शुरू हो गया था। मैं आपको थोड़ा अतीत में जाकर के ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यहाँ पर हुआ करती थी और नक्सलियों का एक सपना था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश के इस हिस्से को मिला करके एक दंडकारण्य राज्य की स्थापना की जाए। और ये राज्य जो है कहीं ना कहीं आदिवासी राज्य रहे और आदिवासियों की संस्कृति रहे, और वो उस इलाके में नक्सलियों का अपना एक पूरी इलाका हुआ करता था, पूरा इस इलाके में उनका संगठनात्मक जो है ढांचा काफी मजबूत हुआ करता था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण ने इनके इस सपने को खत्म कर दिया और उसके बाद से नक्सलियों का जो दंडकारण्य राज्य स्थापना का जो सपना है वो बात ही नहीं करते। और जिस प्रकार से नक्सली वारदातें तो जरूर करते हैं, आपको याद भी होगा जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, नक्सलियों ने बस्तर को छत्तीसगढ़ में शामिल करने का विरोध किया था। उस दौर में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हुई सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें हजारों आदिवासियों को इन्होंने सहभागी बना करके
छत्तीसगढ़ से अलग रखने की बात की थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण जो है वो नक्सलियों की ताबूत में कील ठुकने की जो शुरुआत हुई है वो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण के बाद से शुरू हुई। उसके बाद से पहले अजीत जोगी, फिर रमन सिंह सरकार और अब भूपेश बघेल की सरकार। निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसका खात्मा किए हुए, ये किसी दल की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है, ये बस्तर में शांति लाने की समस्या है और कहीं ना कहीं आदिवासियों के उत्थान और उनका जीवन स्तर उठाने की समस्या है। तो कोई भी दल जो है इस समस्या को बिना एड्रेस किए हुए बस्तर के विकास की कल्पना नहीं कर सकता। बस्तर में आज जो शांति आई है इसमें दोनों दलों का योगदान है। कांग्रेस ने भी एक लंबी शहादत इसमें उठाई है। 2013 में जिस प्रकार से झीरम कांड हुआ, कांग्रेस की प्रथम पंक्ति जो है के कई नेता उसमें शहीद हुए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो लगातार अभी उनकी हत्याएं हुई हैं। तो कहने का आशय ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी एक दल को इसका श्रेय जाता है, दोनों दलों को बराबर का इसका श्रेय जाता है। और सरकारें जब भी आती हैं, सरकारों का मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र में शांति स्थापित हो। शांति स्थापित होगा तो विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। पर एक बात जो है वो हमेशा सालती रही है कि बस्तर जैसा इलाका जहां आज भी विकास की बहुत जरूरत है, किसी भी पार्टी के मुख्य घोषणा पत्र में बस्तर की मूलभूत आवश्यकताओं की बात नहीं होती। आज भी जो एजेंडा है इस चुनाव में भी जो आ रही है, जो घोषणा पत्र आ रहे हैं, कोई बस्तर में एम्स की बात नहीं करता, कोई बस्तर में नए एयरपोर्ट की बात नहीं करता, कोई बस्तर में रावघाट जगदल रेल लाइन की बात नहीं करता, कोई बस्तर के दक्षिण बस्तर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात नहीं करता। आखिर ये मुद्दे बस्तर के मूल समस्याओं की जड़ है, जिसको लेकर के अगर राजनीतिक दल सामने नहीं आएंगे तो ये इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि बस्तर जो है दोनों राजनीतिक दलों की प्राथमिकता नहीं रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस हो। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा कि बस्तर को जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिले नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी सी लोगों ने थोड़ी सरकारों ने जरूर मदद की है, पर आज भी बस्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा से वंचित है। आज भी बस्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। आज भी बस्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है शुद्ध पेयजल से वंचित है। आखिर इन चीजों से निकले बिना हम बस्तर के सर्वांगीण विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ठीक है। मुझे लगता है कि बस्तर को लेकर के सरकारों को, राजनीतिक दलों को गंभीर होना चाहिए और बस्तर के विकास का एक अलग एजेंडा बनना चाहिए। ठीक है। मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, दोनों दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। जी। बस्तर विकास प्राधिकरण की बात की है। मुझे लगता है कि बस्तर विकास प्राधिकरण की बजाय जो है नक्सल क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाना चाहिए और उन इलाकों को, जो इलाके अब तक विकास से अछूते हैं, उन इलाकों की प्रायोरिटी को देते हुए एक रोड मैप बनाना चाहिए कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक लंबी प्रक्रिया के हिस्से को लेते हुए जो है बस्तर के विकास, सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार रूप देने के लिए मुझे लगता है दोनों दलों को सामने आना चाहिए। चलिए, तो राजीव चक्रवर्ती जी के लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन हाँ सुरेन जी, ये घोषणा पत्र जो तैयार हुआ, ये धान के मुद्दे पर 2018 में आप आ गए, लेकिन बस्तर एक अलग है, जैसे मनीष जी बता भी रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इनमें से जितनी बातें उन्होंने कही, सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल की बात कही है, एम्स की बात कही है, और भी कई महत्वपूर्ण उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात की है। इसके लिए आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या किया है? हालांकि पिछली बार तो कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की थी, चर्चाएं होती रही। इस बार घोषणा पत्र में बड़ा फूक कर कदम रखा गया, देखा गया कि बीजेपी क्या कर रही है, उसके बाद 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। पहले महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी गई। बस्तर अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, यहाँ के लिए क्या कुछ किया? क्योंकि बीजेपी कहती रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल काम नहीं किया। वहाँ सड़कों की दुविधा आज भी है। जल जीवन मिशन, अमृत मिशन की यदि बात करें, उसका पानी तो राजधानी छत्तीसगढ़ में लोगों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा, बीजेपी आरोप लगाती है। तो फिर क्या बस्तर में पहुंचा? थोड़ा बताइए सुरेन जी। सोनल जी, नीति और नियत का प्रस्ताव हमारी सरकार ने जो पिछले घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से, हमारे बस्तर के साथियों से जो वादे किए थे,
सभी वादे पूरे किए, चाहे वो तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य हो, चाहे बाकी वनोपजों की कीमत हो, जो जमीनें छीनी गई थी वो लौटाए। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित किए थे, 1379 फर्जी प्रकरण जो दर्ज हुए थे वो वापस हुए, उनकी रिहाई हुई। और अब इस घोषणा पत्र में, जैसा कि आपको भी पता है सोनल जी, कि 1 अप्रैल 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो बीमा होता था LIC के माध्यम से, उसमें केंद्रांश देना बंद कर दिया था। तो भूपेश बघेल सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर नई बीमा योजना शुरू की थी, जो हमने जो बढ़ा के 4000 प्रति मानक बोरा देना शुरू किया था, उसके अतिरिक्त इस बार 6000 देंगे। और उनको इनपुट सब्सिडी जिस तरह से भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दी जाती है, 4000 रुपया प्रति वर्ष उनको एक फिक्स इनपुट सब्सिडी भी मिलेगी। जिस तरह से सारे वनोपजों के संग्रहण में 10 रुपया प्रति किलो की हमने अतिरिक्त घोषणा की है। जो वादे हमने पहले किए थे, जैसा आपने स्वास्थ्य की बात कही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकलौता मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हुआ करता था, हमारी सरकार ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले। जो 1900 वेलनेस सेंटर खोले हैं, उसमें बहुसंख्यक वेलनेस सेंटर बस्तर के हैं। जिस तरह से मनीष जी ने बात कही कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, तो सारे जिला अस्पतालों में हमने डायलिसिस की सुविधा शुरू की, वहां CT स्कैन हो रहे हैं, वहां डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई है, 4000 पदों पर जो है वो नियमित भर्तियां की गई है। इस तरह से रेल की बात कही, जगदलपुर रेलवे लाइन जो है, कितने बार 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार आने से पहले घोषणा हुआ था, क्या हुआ उस बात का? जो कॉरिडोर बन रहा है वो जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर से निकल रहा है, वो जगदलपुर तक लाने की मांग कितने दिनों से है। जिस तरह से अबूझमाड़ का सर्वे पहली बार हुआ, जो अबूझमाड़ की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जनता के बीच आए, वहां के लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का प्रयास जो है वो हमारी सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से 15 साल रमन सिंह स्वयं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बन के बैठे थे, हमारी सरकार ने वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपने लिए योजना बनाने और उसको अमल करने का अधिकार दिया। बस्तर विकास प्राधिकरण में आज स्थानीय लोग संचालन कर रहे हैं। जो DRG की भर्ती होती है, वहां दुर्गा और दंतेश्वरी महिला बटालियन जो है हमने गठित किया, वहां भर्तियां की नियमित तौर पर, तो विश्वास जीता है। जिस तरह से वहां के लोगों का जो सहभागिता बढ़ी है, इसी का परिणाम है कि नक्सल घटनाओं में 78% की कमी आई है। 2 ब्लॉक में हुआ करते थे 2018 तक, सबसे ज्यादा नक्सल घटनाएं 2011 से लेकर 2017 के बीच हुई। ये ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए, नक्सलवाद पर राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन सभी को नमन करता हूं दलगत राजनीति से उठ के। जिस तरह से वहां पर 2556 शहादतें 15 साल के भीतर हुई थी, उन शहादतों की संख्या में कमी आई है। जिस तरह से निश्चित तौर पर आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज भी नक्सलवाद है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने दायित्वों से मुंह मोड़ते हुए 11,000 करोड़ बस्तर में CRPF की तैनाती का पाई छत्तीसगढ़ से वसूल लिए। कोंडागांव जिले को विशेष नक्सल जिले के पैकेज से बाहर किया ताकि उनको सहायता मदद ना करनी पड़े। तो ये चीजें जो है निश्चित तौर पर बस्तर की जनता समझ रही है और अपने हित और अधिकारों के संदर्भ में जो उनको 5 साल में हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पर भरोसा जताएगी और बस्तर की जनता का ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, काउंटर करना है आपको इस बात का कि भाई केंद्र में आपकी सरकार थी, चाहते तो क्या ही ना कर लेते बस्तर के लिए, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। सुरेंद्र जी कह रहे हैं आप घोषणाएं कर रहे हैं आके बस खाली। राजीव जी नहीं, देखिए, घोषणा तो कांग्रेस पार्टी ने की, घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी रहे और धरातल पर कोई काम विशेष हुआ नहीं। लेकिन जहां तक देखना होगा, आप देखेंगे कि बस्तर का विकास, पत्रकार महोदय बैठे हैं, वो गवाह है। मैंने कहा ना, आंध्र शोध से लोग मारे जाते हैं। सुरेंद्र जी कह रहे हैं वो गवाह है, आप भी उन्हें गवाह बना रहे हैं। उन्होंने जो सवाल किए उनका आंसर कर दीजिए ना सर। एम्स को लेकर उन्होंने बात की है, स्वास्थ्य पर बात की है। अभी भी बस्तर की जनता यही इसके लिए मूल जो मुद्दे हैं इनके लिए भटक रही है। आप लोग वहीं आ जाते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं, वो भी अच्छी बात है कि संस्कृति को साथ में लेकर बढ़ें। लेकिन इन सबको आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, जो वहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से युवा नक्सलवाद की तरफ प्रभावित होते हैं, उसे रोकने के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? आपके इस बार के घोषणा पत्र में इस तरह का है कि भाई बस्तर के आदिवासियों को बस्तर में ही इस तरह का रोजगार के लिए हमारी प्लानिंग है, ऐसा कुछ है आप लोगों के पास, या सिर्फ आपने कैश बेनिफिट की सुविधाएं दी रखी है युवाओं को भी कि लीजिए
बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए हमसे कर्ज माफी करवा लीजिए, हमसे धान पे समर्थन मूल्य ले लीजिए, बस यही बांटते रहेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे कि पीढ़ियां इनकी संवर जाएं? जो घोषणा पत्र है वो जिले स्तर पर भी है, तो जिला स्तर पर जो जिले की समस्याएं रहती है उसको लेकर भी है, और एक सर्वांगीण घोषणा पत्र है जिसमें बस्तर के लोगों का विकास हो, बस्तर विकास से जो दूर हो गया पिछले 5 वर्षों में वो बस्तर तक पहुंचे। और कांग्रेस ने पिछले, अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में केवल वहां पर धर्मांतरण का काम किया, वहां पर एक बहुत बड़ा गैप हो गया प्रशासन और जनता के बीच में। तेंदुपत्ता की खरीदी एक दिन के लिए हुई सोनल जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई वनोपज एक दिन के लिए खरीदी की जाए, लोग दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार से पूरी तेंदुपत्ता व्यवस्था को इन्होंने बिचौलियों के हाथ छोड़ दिए। अगर आप उत्तर बस्तर की बात करेंगे, वहां की फसलों को लेने के लिए न सरकार तैयार थी, वो बिचौलियों के हाथ मारे गए। तो ये जो विकास होता है वो गुड गवर्नेंस की भी बात होती है कि सरकार वहां किस प्रकार से काम करे, लेकिन बस्तर में वो देखने को मिला पिछले 5 वर्षों में। जो हम शानदार जो एक तारतम्य होता है विकास के साथ, लोगों के को जोड़ने का जो कनेक्टिविटी होती है, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनके वनोपज का मूल्य मिले, सही समय पर मिले, जैसे हमारा मैंने सवाल किया कि शामिल है। और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपए बकाया है, उसे में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूँ। जिन जिन सीट पर आज चुनाव है उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है सुबह से लेकर 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। सर, कुछ क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं देखने को भी मिली है। आज सुबह घटना मिली है, उसमें क्या है? देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूँ कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा वोटिंग इस बार होगी क्योंकि हमने नक्सल पर बहुत हद तक काबू पाया है। जाहिर तौर पे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी की तरफ से, सुरेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, मनीष जी निष्पक्ष के बीच में बैठे हुए हैं और वो बस्तर की जनता का मुद्दा जो है उसे लगातार रख रहे हैं। इस बीच जो नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। मनीष जी, एक बात तो क्योंकि मुझे ब्रेक लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूर कहूंगी कि अभी राजीव चक्रवर्ती जी की आवाज सुनिए, कितना प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया है वो दिखाई दे रहा है, उनकी आवाज में सुनाई दे रहा है। और इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी जो हैं वो भी दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। अभी वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपने सुना होगा, गले में वाकई में खराश हो गई, मौसम भी बदला है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मौसम बदलेगा 2023 में, ये देखना दिलचस्प होगा। मनीष जी, ब्रेक लेना, लेकिन बहुत संक्षेप में, बस्तर में भी हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई होगी। ये वोटिंग परसेंटेज की यदि बात करें तो सुबह ज्यादा रहता है या फिर दोपहर आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो और बढ़ेगा, धूप खिलेगी, लोग निकलेंगे अपने घर के कामकाज निपटा के? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, बस्तर में जो पिछले अगर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बस्तर की अगर हम बात करें तो लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा है। और चूंकि अभी गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है, जिस प्रकार से ठंड का मौसम शुरू हो गया, दूसरा एक गांव में कटाई की, धान की कटाई भी शुरू हो गई है, तो सुबह से लोग निकल जाते हैं। तो उस कारण जो है जो ग्रामीण अंचल में मुझे लगता है कि बीच में जो है वो थोड़ा सा, अभी जैसे शहरों में अगर हम देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन गांव में जो है वो थोड़ा सा अभी मतदान के प्रति जो है लोगों में रुझान कम है। मुझे लगता है कि दोपहर के बाद जो है वो किसान भी खेतों से मुक्त होकर के जो है वो मतदान के लिए आएंगे।
और इस बार जो है रिकॉर्ड मतदान होगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर बस्तरिया अपनी सहभागिता जताएगा। चलिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है मनीष जी जो आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार बस्तर में किस सीट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी राजीव चक्रवर्ती जी ने एक बात और छेड़ी है, धर्मांतरण जो कि इस बार खूब सुर्खियां बटोरता रहा, तो किस सीट को प्रभावित करेगा। सुरेंद्र जी को भी तैयारी रखनी पड़ेगी जाहिर तौर पर। इस पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो लोग अभी तक मतदान केंद्र में नहीं पहुंचे हैं, जो बस्तर और जो है दुर्ग संभाग की यदि बात करें, जिनकी 20 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, वो जरूर पहुंचिए आपके पास। यानी बस्तर संभाग या कहें वो सीटें बता देती हूँ, मौला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, ये ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोटिंग होनी है। 10 बजने को जा रहे हैं, सिर्फ 7 मिनट बाकी है। अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। और बाकी लोग जिनको 5 बजे तक मौका है वो भी निकलिए, नाश्ता वाश्ता हो गया होगा जाहिर तौर पर, निकलिए। INS 24/7 आपसे अपील करता है कि इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा बनिए और एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बनी रहिए हमारे साथ।